brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण। खर्चा पानी के इस सप्ताह के दूसरे संस्करण में हम चर्चा करेंगे टेलीकॉम सेक्टर को एक संभावित बेल आउट की, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और इसके साथ हम चर्चा करेंगे अदालत के दो फैसलों की और दो विवादों की, जिनका असर भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर क्या पड़ने वाला है। और तीसरी खबर आपको दर्पण बताएंगे जो तेल क्षेत्र से जुड़ी हुई है, डीजल से जुड़ी हुई है। अंशुमन जी, तीसरी खबर, और काफी दिनों बाद पेट्रोल डीजल हमारे शो का हिस्सा बना हुआ है। तो पहली खबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर को आर्थिक राहत देने के वास्ते डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक बाहरी कंसल्टेंट या एक निष्पक्ष पैनल नियुक्त करने का प्लान कर रहा है। अब ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बकाया एजीआर चुकाने को कहा। और ये भी तब था जब भारत के टेलीकॉम सेक्टर की हालत पहले से ही खस्ता थी। तो अंशुमन जी, लग रहा है कि केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में बेल आउट्स की का अपना बहुत दिलचस्प इतिहास है उनकी सफलता का, असफलता का। और ये भारत का अकेला सुधार है जिसे शायद और अकेला सेक्टर है जिसे इतने बेल आउट मिले हैं 1991-92 के बाद। और लगता है कि अब एक और बेल आउट की तैयारी शुरू हो गई है। 2-3 अलग अलग सूचनाएं हमारे पास हैं, जिन्हें हम अगर एक साथ मिलाकर देखें तो सरकार खुद अपने ही फैसले से, जिस फैसले के कारण टेलीकॉम सेक्टर को एजीआर रेवेन्यूज चुकाने पड़े और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पिछली तारीख से पैसा चुकाना पड़ा, जिसमें वोडाफोन आइडिया लगभग संकट में है, बैंकरप्ट होने के करीब है ऐसी चर्चा बाजार में है। उसे उबारने के लिए और टेलीकॉम सेक्टर की मदद के लिए सरकार एक और बेल आउट पैकेज पर बात कर रही है। तो पहली तो खबर यह है कि डीओटी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो एक पैनल बनाने की बात कर रहा है, जिसमें कि वो कुछ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को लेगा, कुछ आईआईएम से बात करेगा और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेगा जिसमें इन कंपनियों को मदद दी जा सके। दूसरी तरफ कैबिनेट सेक्रेटरीट अपने तरह से इस पैकेज पर काम कर रहा है, जो पैकेज इन कंपनियों को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। पैकेज में क्या हो सकता है? पैकेज में जिन चीजों की संभावना है उसमें एक ये कि एजीआर का भुगतान की प्रक्रिया बदली जाए, एजीआर की वसूली थोड़े स्टेगर्ड ढंग से क्रमशः की जाए, एजीआर का फार्मूला जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे बनाए रखा जाए या उसे खत्म कर दिया जाए और आने वाले समय में कंपनियों को दोबारा ये परिस्थिति ना झेलनी पड़े। और तीसरी चीज ये कि इन कंपनियों को एजीआर चुकाने के लिए बैंकों के जरिए से फिर मदद दिलवाई जाए। ये 3-4 फैसले हैं जिन पर विचार हो रहा है, लेकिन सरकार के हलकों में भीतर ये बात लगभग पहुंच चुकी है कि अगर दूरसंचार कंपनियों को, खासतौर से वोडाफोन आइडिया या और भी कंपनियों को तात्कालिक तौर पर कोई मदद नहीं दी गई, तो भारतीय बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है वो और खत्म हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा और सीमित हो जाएगी। हम इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं कि भारत में एक तरह की डुओपोली आ चुकी है और 2 और ऑपरेटर, एक प्राइवेट और एक सरकारी ऑपरेटर काफी पीछे हैं। इससे पहले हम 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बीएसएनएल के बेल आउट की बात सुन रहे थे कि बीएसएनएल को बेल आउट पैकेज दिया जाएगा। तो अब दूरसंचार क्षेत्र में वापस हम फिर वहीं आकर खड़े हो गए हैं। पहले सरकारें फैसले लेती हैं, स्पेक्ट्रम के प्राइस बढ़ाती हैं, अपने मनमानी कीमत पर और महंगी कीमत पर स्पेक्ट्रम बेचती हैं, फिर उसके ऊपर तालियां बजती हैं कि सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम की सेल की। फिर कंपनियां उस स्पेक्ट्रम को खरीदने के बाद बैंकों के पास कर्ज लेने जाती हैं और कर्ज लेने के बाद जब कारोबार नहीं चलता तो फिर वो सरकार के पास वापस जाकर बेल आउट मांगती हैं। तो हम वापस वहीं लौटकर आ गए हैं। एजीआर का मुकदमा सरकार ने अदालत में लड़ा था। एजीआर के मुकदमे में सरकार ने यह कहा था कि कंपनियों से पुरानी तारीख से वसूली की जानी चाहिए। अब वो वसूली जब शुरू हो गई है तो सरकार इन्हीं कंपनियों को वापस दूसरी तरफ से मदद देने की बात कर रही है। तो ये आने वाले 15 दिन की, 1 महीने 2 महीने की सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पॉलिसी डेवलपमेंट होने वाला है कि सरकार क्या दूरसंचार कंपनियों को, खासतौर से वोडाफोन आइडिया को डूब जाने देगी या उसे किसी तरीके की मदद देगी। और अगर मदद देगी तो सिर्फ वोडाफोन आइडिया को नहीं, फिर बाकी टेलीकॉम सेक्टर की अन्य कंपनियों को भी वो मदद देनी होगी। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। अंशुमन जी, अगली खबर के तार हमारी पिछली खबर से जुड़ते हैं, क्योंकि अगर एजीआर के मद में टेलीकॉम कंपनियां लाखों करोड़ रुपए सरकार को दे देंगी तो बैंक से जो कर्ज लिया उसका भुगतान कैसे करेंगी? और बैंकों के लिए करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति अमेजन फ्यूचर विवाद के चलते हो गई है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस की डील पर एक तरह से कम फिलहाल रोक सी लगा दी है। तो क्या कोर्ट की ये फैसले सबसे ज्यादा घातक बैंक्स के लिए साबित हो रहे हैं?
और आगे क्या बात बैंकों में बड़ी खलबली है दर्पण। बैंकों में अदालत के 2 बैक टू बैक फैसलों के कारण काफी खलबली है और काफी बेचैनी है। पिछले 2-3 दिनों में मेरी बैंक अधिकारियों से, खास तौर से बॉम्बे में जो मार्केट में बैंक अधिकारी हैं या स्टॉक मार्केट में जो करीब से इन चीजों को देख रहे हैं, उनसे बात हुई। बैंकों में गहरी चिंता है। बैंकों के सर पर करीब करीब अभी फिलहाल अगर इन 2 फैसलों की बात करें, एक फैसला जिसमें कि वोडाफोन को एजीआर चुकाना है पिछली तारीख से, और दूसरा करीब करीब और दूसरा जो अमेजन फ्यूचर्स की डील है, जिसको जो अमेजन फ्यूचर्स का जो विवाद था, जिसमें रिलायंस के फ्यूचर रिटेल के टेक ओवर को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो करीब करीब $6 बिलियन के लोन फंसे हुए हैं बैंकों के इन दो महत्वपूर्ण फैसलों के वजह से। और पहले हम फ्यूचर रिटेल को लेते हैं। फ्यूचर रिटेल का करीब करीब जो आंकड़ा उपलब्ध है उसमें 200 बिलियन रुपीस का, 200 अरब रुपए का लोन फ्यूचर रिटेल को चुकाना है। और वो लोन ना चुका पाने के कारण ही वो कंपनी किशोर बियानी ने रिलायंस को बेची थी। 24,000 करोड़ की डील थी। वो भारत में रिटेल की पायनियर कंपनी थी, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की पायनियर कंपनी थी। अब जबकि ये डील रुक गई है, अदालत का फैसला भी आ गया, सिंगापुर कोर्ट के फैसले पर भारत में मुहर लग गई। अदालत ने भारत में सिंगापुर कोर्ट के फैसले को, सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को लागू करने की इजाजत भी दे दी। उसके बाद तो बैंकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बैंक फ्यूचर रिटेल से कर्ज अपना कैसे वसूलेंगे? अगर फ्यूचर रिटेल की बिक्री आगे नहीं होती है, अमेजन इसको टेक ओवर नहीं करती है, तो इसका कर्ज वापस कैसे मिलेगा? क्योंकि फ्यूचर रिटेल बैंकरप्ट होने की स्थिति में है। पैसा होता तो किशोर बियानी कर्ज चुकाकर कंपनी बेचने की स्थिति में नहीं आते। तो अब बैंकों में दुविधा है। बैंकों ने मालिकों से और अलग अलग जगह से बात करनी शुरू कर दी है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि फ्यूचर रिटेल का भविष्य क्या होने वाला है। ये कंपनी आईबीसी की तरफ चली जाएगी, यानी कर्ज चुकाने में असफल रहेगी और इसे बाद में आईबीसी का दरवाजा देखना पड़ेगा, जैसा कि हमने वीडियोकॉन के मामले में या बाकी सारी कंपनियों के मामले में देखा। या इसे कोई नया ग्राहक मिल जाएगा, अमेजॉन जैसा, जो इसे खरीद कर इसका कर्ज वापस बैंकों को चुकाएगा। बैंकों की पेशानी पर, माथे पर पसीना देखा जा सकता है। दूसरी कंपनी वोडाफोन है। वोडाफोन पे करीब करीब 300 अरब रुपए का कर्ज का बोझ है। वोडाफोन बुरी तरह से आर्थिक रूप से ध्वस्त है, क्योंकि कंपनी के पास रेवेन्यूज नहीं है। कंपनी के प्रबंधन में काफी सारी दिक्कतें हैं। अब इसकी निगाह इस बात पर, बैंकों को ये पता नहीं कि वोडाफोन ये पैसा चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। वोडाफोन के मामले में बैंकों की निगाह सरकार के फैसले पर है, जिस पर हमने अभी तुरंत बात की है कि अगर सरकार की तरफ से कोई बेल आउट पैकेज आता है, वोडाफोन की देनदारियों को लंबे समय के लिए टाला जाता है, तो शायद वोडाफोन कर्ज चुकाती रहेगी। वोडाफोन और फ्यूचर रिटेल में दर्पण एक छोटा सा फर्क है। फ्यूचर रिटेल कर्ज नहीं चुका पा रही है, वोडाफोन अभी कर्ज चुका रही है। वोडाफोन अभी डिफॉल्ट नहीं हुई है। वोडाफोन की तरफ से कर्ज बैंकों को कर्ज चुकाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन करीब करीब $6 बिलियन के आसपास के कर्ज, यानी करीब करीब आप मान के चलें कि 300, 200, 500 अरब रुपए के आसपास के कर्ज इन 2 फैसलों की वजह से अधर में फंस गए हैं। अगली छमाही बैंकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों मामलों में कोई फैसला नहीं आया, तो हमें तीसरी या चौथी तिमाही में जाकर बैंकों की बैलेंस शीट में, जिन्होंने कर्ज दे रखा है, वहां एनपीए बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बैंकों के मुनाफे पर इसका असर पड़ेगा। बैंकों को इसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिसका असर में बैंकिंग क्षेत्र की सेहत पर दिखाई पड़ेगा, जो इस साल की पहली तिमाही में काफी अच्छी दिखाई पड़ी। बैंकों ने रिकॉर्ड मुनाफे कमाए, बैंकों ने कर्ज की वसूली की। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये 2 डिसरप्शंस हैं जो अदालत के फैसलों से आए हैं, और 2 बड़ी कंपनियों से पर कई सारे बैंकों के कर्ज चुकाने का दारोमदार है। अंशुमन जी, तीसरी खबर, जैसा हमने कहा, पेट्रोल डीजल या क्रूड को लेकर है। बहुत दिनों बाद इसने खर्चा पानी में जगह बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हो रहे हैं। अंशुमन जी, आपका पूरा डेवलपमेंट में क्या ठीक है? अब 15 दिन लगभग हो गए हैं भारत के लोगों को कि उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर सुनने को नहीं मिली है। एक लंबा पखवाड़ा बगैर किसी बढ़ोतरी के निकल गया है। ये एक संतोष की बात है। कच्चे तेल के बाजार से जो हमने जो पूरा विवाद देखा था ओपेक देशों के बीच में, अमीरात और सऊदी अरब के बीच में, बाद में एक समझौता देखा था जिस पर मैं विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक स्थिरता आई है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ और बाजार में नए सिरे से डिमांड और सप्लाई के मिसमैच में कमी आई। लेकिन आज के बाजार में हमने ये देखा कि क्रूड ऑयल की कीमत में काफी तेज गिरावट आई। लगभग 3% क्रूड ऑयल गिरा।
WTI जो कि अमेरिका का क्रूड है, वो मई के बाद लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया। और इसकी वजहें, दो बड़ी वजह हैं। एक तो चीन में नए सिरे से कोरोना वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। चाइनीज अर्थव्यवस्था में फिर से छोटे छोटे लॉकडाउन की संभावना बनती दिखाई दे रही है। चीन का जो क्रूड इंपोर्ट है उसमें करीब करीब 20% की गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट के कई प्रमुख बैंकों ने कोविड के रिसर्जेंस के कारण, कोविड के नए वेरिएंट के रिसर्जेंस के कारण चीन की ग्रोथ के आकलन में कटौती की है। यानी ये कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो तात्कालिक उत्साह बनता दिखाई दिया था, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हमने देखी थी, और अंततः वो बढ़ोतरी इस लेवल तक गई कि ओपेक देशों को बैठकर उत्पादन बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। वो सारी की सारी मैट्रिक्स, वो सारी की सारी गणित वापस लौट रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी लौटने के तात्कालिक संकेत हैं अगर क्रूड ऑयल की कीमतों को देखा जाए, और इसलिए क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आ रही है क्योंकि मांग कमजोर पड़ती दिख रही। चीन बहुत बड़ा इंपोर्टर है और चीन के कच्चे तेल की डिमांड में 20% की कमी बाजार को, कच्चे तेल के बाजार को हिलाने के लिए, उसे आशंकित करने के लिए, डराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमने ब्रेंट के फ्यूचर में करीब करीब 2.6% की गिरावट देखी, और ब्रेंट 70 के नीचे 68.86 के आसपास आकर टिक गया। अब इस खबर को हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में और भारत के संदर्भ में देखें तो बड़ी दिलचस्प पैराडॉक्सेस देखते हैं, और यही वो असंगति है जिसमें भारत हमेशा फंसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी भारत के तेल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, यानी कच्चे तेल की कीमतें नीचे गिरना, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ना। पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी का मतलब है कि भारत के लिए मंदी से उबरने की प्रक्रिया और लंबी हो जाना, क्योंकि अगर दुनिया में मंदी होगी तो हम और पीछे पीछे खिसक जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी होगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रोथ तेज होगी तो कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और हम महंगा पेट्रोल डीजल खरीदेंगे। अब यहां से दो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण परिस्थिति दर्पण यह है कि शायद ओपेक देश फिर बैठेंगे, और अगर कोरोना की तीसरी लहर भारत की दृष्टि से और दुनिया के अन्य देशों में अगर कोरोना के केसेस एक नए सिरे से बढ़े, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरी दुनिया में उतनी तेज नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की रफ्तार है, और अगर नए कोरोना केसेस आना शुरू हुए, चीन की अर्थव्यवस्था जो रिकवरी दिखा रही थी वो इस क्वार्टर में अगर नीचे गिरी, तो ओपेक देश वापस फिर बैठ सकते हैं। और वहां फिर वही बात, अमीरात का सवाल, या अमीरात ने जो प्रश्न उठाया था पिछली ओपेक की बैठक में कि क्या गारंटी है कि रिकवरी मौजूद रहेगी, मजबूत रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बनी रहेगी। कल कोरोना फिर वापस लौटेगा और फिर मांग गिर जाएगी। तो अब ओपेक देशों की बैठक पर फिर हमारी निगाह होगी, क्या वो फिर बैठेंगे, क्या फिर वो उत्पादन में जो बढ़ोतरी उसको कटौती की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है दर्पण अलग अलग कार्यक्रमों में कि जो ऑयल इकोनॉमीज है उनकी अपनी जो सहनीयता है, उनका जो लेवल है कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने का, वो $65 से नीचे का नहीं है। 65 से नीचे आने पर उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए गहरे संकट पैदा हो सकते हैं। तो अभी जो कटौती हुई थी, जब तेल की कीमतें गिरी थी और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी, जिसका रशिया ने भी समर्थन किया था, सऊदी अरब ने भी समर्थन किया था, वो इस उम्मीद पर था कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर कच्चे तेल की डिमांड बढ़ती है, दुनिया में खरीद बढ़ती है, तो थोड़ी कीमत कम होने पर भी कंपनियों को, जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं, उनकी कंपनियों को मुनाफा होगा। तो अब हम फिर उस दुविधा में वापस लौट रहे हैं। ओपेक के देश के उत्पादन में कटौती को वापस लेंगे, उत्पादन में बढ़ोतरी को वापस लेंगे, यानी कटौती को दोबारा स्थापित करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो कच्चे तेल की कीमतों में क्या फिर बढ़ोतरी देखी जाएगी, ये हमें पता नहीं है। लेकिन 15 दिन की शांति के बाद ये बाजार फिर गरमाया है। इस बाजार में कई सारी गतिविधियां एक साथ हो रही हैं, खर्चा पानी चलता रहेगा। हम आपको बताते रहेंगे कि क्रूड ऑयल मार्केट में क्या हुआ और उसका असर हमारे आपके खर्चा पानी पे, हमारी आपकी जेब पर क्या पड़ा। तो खर्चा पानी चलता रहेगा और हम आपको बताते रहेंगे, यानी कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे। तब तक के लिए विदा। शो के बारे में राय या सुझाव कमेंट के माध्यम से आप देते रहिएगा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।